अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अरफा फिरोज़ ज़की है और एक नए प्लेटफॉर्म के साथ जो है वो आपके सामने हाज़िर हुए, स्पोर्ट्स इन्फो डिजिटल के प्लेटफॉर्म के नाम के साथ। और कुछ अलग इसमें होगा, कुछ अलग गपशप होगी स्पोर्ट्स के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से। क्रिकेट ऑब्वियसली हम लोग एक क्रिकेट लविंग नेशन है, तो क्रिकेट को तो हम लोग छोड़ नहीं सकते। लेकिन जब से अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए हासिल किया, उसके बाद एक नॉन क्रिकेटिंग स्पोर्ट्स है उस पर भी बातचीत शुरू हो गई है। तो सब कुछ एक चटपटी गुफ्तगू के साथ और जो एक्सक्लूसिव इनसाइट्स होती हैं उसके साथ आपके सामने जो है वो हाजिर होंगे। और मेरे साथ इस पर बात करने के लिए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अबू बकर बिन तलत जो है वो हाजिर होंगे और हम लोग बातचीत करेंगे। तो कुछ टॉपिक्स हैं, बाबर रिजवान के हवाले से बातचीत होगी, चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से बातचीत होगी, स्टेडियम्स पाकिस्तान में जो वो बनना शुरू हो गए हैं, और कुछ हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हैं फॉरेन कोचेस के हवाले से। तो उस पर बातचीत करने के लिए जो वो आपके सामने आज हाजिर हुए हैं। अबू बकर, पहले तो बताएं कैसे हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं। अल्लाह से यू बैक। ठीक ठाक, नाइस यार। भाई स्टेडियम्स के 3D मॉडल सामने आ गए हैं और वो कोई आम स्टेडियम्स नहीं लग रहे। वो जो फैंटेसी में हम लोग सोचते हैं ना कि यार इस तरह के स्टेडियम में काश कभी हम जा पाएंगे, जो पाकिस्तान में तो अवेलेबल नहीं होते। लेकिन वो कुछ मैनचेस्टर, एजबेस्टन, लॉर्ड्स और मेलबर्न, उस तरह के कुछ 3D मॉडल्स सामने आए। और PCB के मुताबिक भाई ये स्टेडियम्स हम लोग इस 3D मॉडल के साथ बनाएंगे और चैम्पियंस ट्रॉफी जो है वो सारी पाकिस्तान में हम लोग जो है वो उसमें खेलेंगे। फिर पहले तो मुझे बताएं, ये 3D मॉडल्स जो सामने आए हैं ये एप्लीकेबल हैं, ये बन जाएंगे इसी तरह के। अरफा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन सबसे पहले अपने ऑडियंस को ये चीज़ हम क्लैरिटी के साथ बता दें। ICC चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 जो पाकिस्तान ने होस्ट करनी है, उसके लिए 3 वेन्यूज़ को जो है ना शॉर्ट लिस्ट किया गया है, ऑलमोस्ट फाइनलाइज भी कर दिया गया है, लाहौर, कराची और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम। तो अब इन तीनों का जो अपग्रेडेशन का जो एक स्टार्टअप भी हो गया। और आपने जैसे बात की, बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, लेकिन ये एक चैलेंज है। खैर, चैम्पियंस ट्रॉफी कराना भी पाकिस्तान में सिर्फ एक चैलेंज था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इट्स ऑलमोस्ट 100% के पाकिस्तान के अलावा कोई भी मैच चैम्पियंस ट्रॉफी का कहीं भी बाहर पाकिस्तान से नहीं होगा। तो उसको अगर आप सामने रखते हुए देखें तो हमारे जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, वो बिल्कुल इज़ ऑलवेज ऑन हिज टोज। वो कभी आपको तो मशहूर भी है ना, PM साहब ने कहा भी था भैया आप कंस्ट्रक्शन में जो आपने फ्लाईओवर बनाए थे तो ये आप स्टेडियम्स भी जो बना लेंगे। तो शहबाज स्पीड जो है ना, अब हमें मोहसिन स्पीड में देखती हुई नज़र आ रही है। वैसे बिल्कुल नज़र आ रही है। मॉडल्स का आपने जिक्र किया, सबसे ज़्यादा जो अपग्रेडेशन, जो सबसे ज़्यादा चेंजिंग आ रही है वो लाहौर में हो रही है, क्योंकि कज़ाफ़ी स्टेडियम आपका हेडक्वार्टर्स भी है PCB का। उसके बाद अगर आप रावलपिंडी को देखें तो उसकी थोड़ी सी सिटिंग कैपेसिटी को जो है इन्हांस किया जा रहा है, और ज़्यादा उसमें इस वजह से चेंजेस नहीं आएंगी कि ऑलरेडी आपका जो मीडिया बॉक्स था वो ऑलरेडी फेज़ 1 में कंप्लीट हो चुका है। जो मास्टर प्लान था उसमें कंप्लीट हो चुका है। थोड़ी सी चेंजेस आएंगी और आउटलुक में थोड़ी सी। कराची स्टेडियम का भी एक आउटलुक जो है, उसका जो एक्सटीरियर है वो बिल्कुल इंटायरली चेंज होने लगा है। सीट्स जो हैं वो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली बनाई जाएंगी, वहाँ पे रखी जाएंगी। वो वलीमे वाली कुर्सियों में है, वलीमे वाली लुक जो है ना, वाली कुर्सियाँ रंग बिरंगी जिस पे बैठ के वो भीग जाते थे, तो भीगे भीगे जो है वो क्रिकेट फैन। आप अक्सर रावलपिंडी में जब भी मैचेस होते हैं ना, तो वो ये वलीमे वाली कुर्सियों का बहुत ज़्यादा जिक्र करते थे, उनको अब आप मिस करने वाले। अच्छा, ये वैसे जो स्टेडियम्स की 3D लुक जो आई है ये बहुत ही एक फैसिनेटिंग किस्म की है। ये मुझे तो वैसे अभी नहीं, इससे जो मैंने फर्स्ट लुक देखी थी तो मुझे ये एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था कि यार इस तरह के बन जाएंगे, क्योंकि वो तो फुटबॉल में जो FIFA वर्ल्ड कप होते हैं हम लोग तो उसमें देखते हैं ना इस तरह के। ये बाकी अगर बन गए तो मेरे ख्याल से ये यार तारीख रकम हो जाएगा। मेरे ख्याल से अगर ये बनते हैं ना तो चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का मुजस्समा हर स्टेडियम के बाहर जो वो लगाने। अरफा, देखिए हर चीज़ के साथ एक कंसिस्टेंसी का जो एलिमेंट है ना वो बिल्कुल अटैच्ड होता है। अगर आप देखें कि ये कोई अभी नहीं है कि 2 माह पहले या 3 माह पहले पाकिस्तान को ये होस्टिंग राइट्स मिले, काफ़ी अरसे से ये इवेंट जो है अनाउंस हुआ था। लेकिन चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर एक जो चेयरमैनशिप की कंसिस्टेंसी है वो नहीं है, तो इसी की वजह से कोई पॉलिसी नहीं थी। अब जितना लेट ये काम स्टार्ट हुआ है, हमारे पास मार्जिन ऑफ एरर बिल्कुल ज़ीरो है। बिल्कुल भी हमारे पास टाइम हम क्रॉस नहीं कर सकते जो सेट नहीं। आज वो अगस्त है तो अगस्त कितना रह गया, फरवरी आप लगा लो, हार्डली हाफ 6 मंथ्स, 5.5 मंथ्स ऑलमोस्ट रह गए। बहुत बड़ा टास्क है, अगर चैलेंजिंग टास्क है वैसे। लेकिन यार देखो ना, एक तरफ से बहुत एक नेगेटिव भी बात भी है और थोड़ी दुख भरी बात भी है। वो इसलिए क्योंकि एक हिस्ट्री है। जब से हम इंडिपेंडेंस पाकिस्तान जब हुआ है 54 में हम लोगों ने फर्स्ट क्लास और टेस्ट क्रिकेट हमारी शुरू हो गई थी, तब से लेकर अब तक सिर्फ 3 ही स्टेडियम पाकिस्तान के पास अब आकर बचे हैं कि यार जिन पे टेस्ट क्रिकेट होती है। ये कितनी अजीब सी बात है। हालांकि हमारे पास शेखुपुरा, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद इतने बड़े बड़े स्टेडियम, मुल्तान का स्टेडियम, मुल्तान इवन पेशावर में हुआ करता था। मुल्तान को तो चलो वो भी इंक्लूड कर लेना, लेकिन उसको अभी जो एक्सक्लूड किया। लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात है। इंडिया को देखो यार, इंडिया कहीं से कहीं जो वो निकल गया, हर साल वो नया बनाता है और इस तरह के स्टेडियम बनाते हैं कि हम लोग देखते हैं कि यार फुटबॉल के स्टेडियम हमेशा से जो है वो एक आइकॉनिक रहते हैं।
नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम जो उन्होंने बनाया है 1,30,000 जो वर्ल्ड कप का फाइनल जिसमें हुआ था, वो तो उन्होंने तो सब कुछ बीट ही कर दिया ना। हम लोग अगर हर चीज़ में इंडिया के साथ मुकाबला करते हैं, स्टेडियम्स में भी अगर चलो मुकाबला उसमें करना है, लेकिन यार बहुत ही पीछे हम लोग, वैसे रियलिस्टिकली बहुत पीछे हम लोग रह गए। थोड़ा सा इंडिया से हमारा जो मॉडल है थोड़ा सा डिफरेंट भी है। वहाँ पे जो स्टेट है वो भी आपको स्पॉन्सर करती है बोर्ड के पैरेलल, और साथ ही जो आपकी स्टेट एसोसिएशंस हैं उनके अंडर आते हैं वहाँ पे स्टेडियम्स। यही वजह है कि उनकी मेंटेनेंस एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है। यहाँ पर पाकिस्तान में चीज़ तो बना दी जाती है, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। चीज़ बन जाती है और विदाउट एनी यूज़ वो ख़राब भी हो जाती है। कुछ तो बिल्कुल खंडर टाइप ही बने हुए थे ना पिछले कुछ दिनों से, जो पिक्चर्स आती थी हैदराबाद का, जैसे वहाँ पानी बारिश हुई, वहाँ तो वैसे ही सिंध में जो है वो इस तरह होता है, तो बारिश हुई तो ग्राउंड में जो वो आधा स्विमिंग पूल बना हुआ है। आप हैदराबाद की क्या बात कर रहे हैं? लास्ट ईयर डोमेस्टिक के सीजन में जब हम इवन रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में गए तो वहाँ पे क्या सिचुएशन थी। इवन प्लेयर्स ने भी अनऑफिशियली काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स की कि यहाँ पे बिल्कुल फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर है। आपके ड्रेसिंग रूम्स की टाइल्स की क्या सिचुएशन थी, रेस्ट रूम्स की क्या सिचुएशन थी। तो पाकिस्तान में ये जो एक एलिमेंट है मेंटेनेंस का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का, मतलब जो पर्सनल चीज़ होती है पाकिस्तान में उसका तो हर बंदा ख्याल करता है, लेकिन जो भी कोई सरकारी चीज़ होती है उसको तो ऐसे यूज़ किया जाता है जिस तरह वाकई सरकार दुश्मनों की चीज़ है, कोई सरकार की है। बिल्कुल ऐसे एक बहुत ही हॉट टॉपिक जो मेरे ख्याल से फरवरी तक रहेगा और आखिरी दिन तक हमें नहीं मालूम होगा कि वो जी क्या उस पर होने वाला है। दैट इज चैम्पियंस ट्रॉफी, ठीक है। और चैम्पियंस ट्रॉफी की बात है तो एक ही सवाल है, बाकी सब कुछ क्लियर है, ठीक है। एक सवाल है कि क्या इंडिया पाकिस्तान आएगा नहीं। अब इसको हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स में ना प्रोग्राम में हम लोग डिफरेंट प्रोग्राम्स में करते रहेंगे डिस्कस, लेकिन हम लोग इंडिया का जो है ना वो आज डिस्कस करें कि यार इंडिया जो वो एक्चुअली क्या प्लानिंग कर रहा है चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से। क्या वो गवर्नमेंट पे रिलाई कर रहा है, BCCI, क्या वो प्लेयर्स की जो वो इनटेक लेगा, किस तरह से प्रोसीड करेगा, क्या लग रहा है इंडिया की रियलिस्टिकली हम बात कर रहे हैं कि चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए क्या सोच रहे हैं वो। अरफत, दो चीज़ें हैं जिनको पहले समझना इस टॉपिक से पहले बहुत ज़रूरी है। व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, तो इंडिया में ये सिचुएशन है कि इंडिया का जो बोर्ड है, बोर्ड PCCI, वो वेट करता है कि उनकी गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है, वो बाउंड है जो उनकी गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। ऑन द अदर साइड, फ्लिप साइड पे अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखें तो हमारी गवर्नमेंट को, आप ये कोई भी गवर्नमेंट आए, आप उसको ये एक 5 स्टार्स देने चाहिए कि जो भी PCB की रिकमेंडेशंस होती हैं ऑलमोस्ट हमेशा वो ऑनर करते हैं उसको। मतलब आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने हमारी जो पॉलिटिक्स है उसको कभी भी स्पोर्ट्स के अंदर, क्रिकेट के अंदर नहीं लाया, लेकिन ऑन द अदर साइड हमेशा, स्पेशली ये जो अभी करंट गवर्नमेंट है इंडिया में, जब से ये आई है कि बिल्कुल एक पाकिस्तान में क्रिकेट को लेके, देखिए आप देखें बाकी ये कबड्डी की टीम्स भेज देते हैं, ओ यार टेनिस की टीम्स भेज देते हैं, डेविस कप हुआ था, डेविस कप में भेज देते हैं, इवन बोर्ड के ऑफिशियल्स भी आ जाते हैं, लेकिन जब वो टीम की बारी आती है तो ऐसा लगता है इसको एक मोटो बनाया हुआ है उन्होंने इलेक्शन को लेके, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्रिकेट हमारी इफेक्ट हो रही है। अब इस तरफ आते हैं कि क्या इंडिया यहाँ पर आएगा या नहीं आएगा। अगेन ये डिसीजन BCCI का नहीं है, ये गवर्नमेंट का डिसीजन होगा। और यहाँ पर जो इवेंट होने जा रहा है, जो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, पाकिस्तान होस्ट तो कर रहा है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC का इवेंट है। तो ICC को शायद ज़्यादा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करनी पड़ेगी, उनको ज़्यादा इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि इंडिया आए और हर सूरत में आए। जिसका रीज़न ये है अरफा, मैं एक चीज़ बता दूँ क्लैरिटी के साथ कि पाकिस्तान 3 अपने स्टेडियम्स में ये कंप्लीट चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेगा, इंडिया आए या ना आए दोनों सूरतों में। अच्छा, मुझे लगता है कि ICC ना सिर्फ बैठ के तमाशा देखेगा, जो मुझे कुछ लग रहा है ना कि क्या स्टेप बाय स्टेप इंडिया चलेगा इस बार। इंडिया ने क्या करना है कि अभी जो जैसे एक मीटिंग हुई थी रिसेंटली, उसमें सिर्फ जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स से चैम्पियंस ट्रॉफी के उस पर जो है वो बातचीत हुई है। अब जो कमिंग मीटिंग है ना नवंबर अक्टूबर में, उसमें डिसाइड होना है कि यार इन वेन्यूज़ को क्या अप्रूवल मिल गया है, किस टीम ने जाना है, किस टीम ने नहीं जाना। वैसे तो वर्बली जो है वो एक दे दिया है, गो हेड मिल गया काफ़ी टीम्स को। इंडिया की तरफ से अभी तक कुछ भी नहीं आया, ऑफिशियली कुछ नहीं आया। एशिया कप में हमने देखा था कि दफ्तर से बाहर आए थे, इंडियन ऑफिशियल्स ने ऐलान कर दिया था कि हम लोग नहीं जाकर खेलेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी तक इंडिया की तरफ से कुछ नहीं आया है। इंडियन मीडिया वही अपना प्रोपेगेंडा जो उनका चलता है कि यार हाइब्रिड मॉडल पे होगा, पाकिस्तान नहीं जाएंगे, गवर्नमेंट क्लियरेंस नहीं देगी, वो उनका जो है वो चल ही रहा है। एक्स क्रिकेटर्स भी आकर उस पर जो है वो मिर्च मसाला डालते हैं, इरफान पठान तो हरभजन सिंह इस तरह के आते रहते हैं। लेकिन जो आपने बात की है ना कि BCCI का क्या इसमें रोल है, मुझे लगता है कि BCCI हमेशा की तरह इस बार भी अपहाज किस्म का क्रिकेट बोर्ड लगेगा। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी डिसीजन मेकिंग वो पावर कभी करती नहीं है। वो या तो चलते हैं इंडियन मीडिया के थ्रू, बैक एंड पे रखते हैं, फीड करते हैं खबरें, और इंडियन मीडिया जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा चलाता है, या फिर दूसरी तरफ वो चलते हैं इंडियन गवर्नमेंट पे। इंडियन गवर्नमेंट, मोदी सरकार जो उन्हें कहेगी वो उसी पे चलेंगे। तो ये मुझे लग रहा है कि नवंबर अक्टूबर में BCCI अपना ये एक स्टांस रख देगा मीटिंग में कि जी गवर्नमेंट जो है हमें नहीं इजाज़त दे रही। मुझे लग रहा है
ये अभी देखते हैं क्या होता है, लेकिन सिस्टमेटिकली, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा इंडिया का पाकिस्तान आना। लेकिन पीसीबी भी इस बार जो है वो फुल ऑन अपने जो है ना मूड में है कि यार हमने चैम्पियंस ट्रॉफी जो है वो आगे ही करानी है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं जो है उसमें क्या। देखिए अरफा, जो बीसीसीआई के पास एक जो लॉजिकल रीज़न है जिसको वो हमेशा सामने रखते हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेके। देखें बाकी सारी टीम्स भी जब भी पाकिस्तान आती हैं, इट्स नॉट अबाउट नाउ, ये अभी की बात नहीं है। जब भी अगर पुरानी इंडियंस को भी अगर क्रिकेटर्स जो यहाँ विजिट कर चुके हैं उनसे पूछा जाए, हमेशा से उनको स्टेट प्रोटोकॉल दिया जाता है और प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी दी जाती है हमेशा से। आज तक कोई ऐसी कंप्लेंट सिक्योरिटी को लेके पाकिस्तान में कभी किसी इंटरनेशनल टीम के हवाले से नहीं बोला भाई, अभी भी नहीं है। ठीक है, अब सिचुएशन ये है कि अगर आप सिक्योरिटी कंसर्न्स को सामने रखते हैं तो क्या आपने कोई टीम भेजी हो, कोई अपना डेलीगेशन भेजा हो जिसने पाकिस्तान में आपकी इस चीज़ को इनिशिएट किया हो कि हम देखना चाहते हैं थ्रू गवर्नमेंट कि पाकिस्तान में हमारी टीम के लिए कोई इश्यूज़ हैं या नहीं है। पाकिस्तान में डेफिनेटली यहाँ जो ऑफिशियल्स होंगे वो उनको बताएंगे, जो अपने प्रोटोकॉल्स हैं, अपनी जो अरेंजमेंट्स हैं वो सारे उनको बताएंगे। उसके बाद देखा जाता है। अब आप एक चीज़ को दूर से बैठ के सिर्फ एक अज्यूम कर रहे हैं, क्वेश्चन भी खुद बना रहे हैं और आंसर भी खुद कर रहे हैं, इस तरह चलता नहीं है। जैसा कि आपने कहा, नेक्स्ट मीटिंग में काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और एक और चीज़ देखें, एशिया कप की आपने जिक्र किया, हमने देखा, मैं श्रीलंका में वहाँ मौजूद था, जिस तरह की डोमिनेंस जय शाह की एशियन क्रिकेट काउंसिल के ऊपर थी और 11th आवर में जिस तरह वो बगैर किसी बोर्ड मीटिंग के डिसीजंस लेते थे और फोर्सफुली उनको इम्प्लीमेंट करवाते थे, अब वो आहिस्ता आहिस्ता आईसीसी में भी नज़र आना शुरू हो गया है। देखिए अब मैं और आप ये डिस्कशन कर रहे हैं और आपने इंडियन मीडिया की बात की, देखिए क्रिकेट पे कोई बात नहीं कर रहा है अरफा, क्रिकेट पे कोई एनालिसिस नहीं कर रहा, क्रिकेट के ऊपर पॉलिटिक्स के ऊपर बात की जा रही है। दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं और जिससे क्रिकेट एक्चुअली हर्ट हो। एग्जैक्टली, काश के क्रिकेट के ऊपर बात की जाती, क्रिकेट के जो प्रोज एंड कॉन्स हैं, कौन अच्छा खेला, कौन बुरा खेला, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या ठीक हो सकता है, वहाँ कोई बात नहीं कर रहा। अब आपने इंडियन मीडिया के जितने भी जर्नलिस्ट हैं उठा लें कि उनका शो पाकिस्तान से स्टार्ट होता है और पाकिस्तान पे एंड हो जाता है, बैशिंग होती है वो। एग्जैक्टली, लॉजिकल कोई न्यूज़ नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, इट्स ऑल अबाउट जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो अब ये प्रॉब्लम है। वो मुझे बताया ना, वो जो ऑफ द रिकॉर्ड आपने इंडियन जर्नलिस्ट से पूछा था कि यार आप क्यों ये जिस तरह करते हैं। हमारे बड़े अच्छे एक कोलीग हैं, अब नाम लेना उनका मुनासिब नहीं है, शायद नाराज़ हो जाएं। हम श्रीलंका में मौजूद थे एशिया कप में, जब ये पाकिस्तान और इंडिया का मैच था और एक रिजर्व डे था क्योंकि रेन हो गई। मैंने उनसे वीलॉग के बाद पूछा कि यार आप किस तरह की लॉजिकल किस्म की बातें कर रहे थे, वीलॉग में फुल ऑन बैशिंग, एग्जैक्टली बैशिंग हो रही है और अजीब, मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी कोई जंग छिड़ने लगी है। उन्होंने मुझे कहा यार देखें डिमांड एंड सप्लाई का रूल है, अब इस तरह की चीज़ें लोग सुनना चाहते हैं, ये सिर्फ या टीवी की आता है, बाकी मुझे भी पता है कि इस तरह की कोई बात नहीं है। तो द फैक्ट इज़ कि अगर आप इन चीज़ों को लोगों को दिखाएंगे तो लोग भी जो क्रिकेट है, असल क्रिकेट है, उससे दूर होते जाएंगे। आज लोगों का भी यही मतलब दिल हो रहा होता है, जिसे हम सॉरी टू से दिस आम जबान में कहते हैं चस्के लेने वाली बात हो जाती है। ऐसी है वो सिचुएशन होगी, क्रिकेट पीछे जाती जा रही है, पॉलिटिक्स आगे जाती जा रही है। पता है, ये तो क्रिकेट जो इंडियन फैंस हैं, जो व्यूअरशिप है यूट्यूब पे, ये तो उन्हें ही पता होना चाहिए कि यार यूट्यूब पे मार्केट ज़्यादा इंडिया की है, तो इंडिया के अगर उनको रियलिटी दिखाओगे तो उन्हें बुरा लगेगा, वो कुछ करना चाहे तो वो बस वही बटरिंग और चस्का माफिया, वही जो आप कह रहे हैं, तो इसी तरह जो है वो चलता रहता है। अच्छा, बात कर लें पाकिस्तान क्रिकेट की बात हो और 3 बंदों की बात हो, ऐसा हो नहीं सकता। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान एंड शाहीन अफरीदी, ये हमारे स्टार्स, सुपर स्टार्स से पिछले कुछ 6-7 महीने तक आप कह लें, और इनकी बॉन्डिंग, इनकी यूनिटी, टीम यूनिटी वो मिसाली थी। मतलब मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई डिफरेंट T20 लीग हो ना, वो तो हाथों हाथ मतलब ब्लैंक चेक जो है ना वो आगे पेश करेंगे, यार इन तीनों में से कोई हमारे पास जो है वो खेल ले और इनकी मनपसंद जगह पर जो है वो खेले। ये क्या हो गया कि पिछले कुछ अरसे से, जब से स्पेशली वर्ल्ड कप 2023 का ख़त्म हुआ है, उसके बाद से जो है वो तीनों को ही तीनों आपस में जो है वो खड़े हो गए एक दूसरे के सामने। बाबर की रिजवान से बातचीत नहीं होती, शाहीन ने जो बाबर को कुछ कह दिया, बोलना चालना जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। और पीसीबी की तरफ से जो वो अलग इनको वो जो एक्शन कमेटी होती है, डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ इनकी बातें सामने आ रही हैं, पॉलिटिक्स, यूनिटी की जो है वो इस तरह की बातें आ रही हैं। यार ये क्या हो रहा है? ये वाकई जो है वो तीनों अब दोस्ती इनकी ख़त्म हो गई है, या ये ऐसी कोई गलत खबरें जो है वो फीड कर रहे हैं? देखिए अरफा, पाकिस्तान में किसी क्रिकेटर को स्टार तो बना दिया जाता है, लेकिन उसको शायद ब्रांड नहीं बनने दिया जाता। जिस तरह इंडिया में होता है कि वो अपने प्लेयर्स को ब्रांड बनाते हैं और वो फिर इंटरनेशनली रिकग्नाइज भी होते हैं। 92 के बाद, शायद इमरान खान के बाद, मुझे ऐसा लगता है कि शायद अफरीदी वो एक प्लेयर थे जिनकी फॉलोइंग, आप उनकी गेम से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन फॉलोअर्स उनके स्टेडियम खाली हो जाता था जब शाहिद अफरीदी आउट होते थे।
उसके बाद एक बहुत बड़ा गैप था जिसको बाबर आजम ने और उसके साथ साथ इन 2 स्टार्स ने ब्रिज किया। ये तीनों ऑलमोस्ट पाकिस्तान क्रिकेट के इस टाइम स्टार्स भी हैं और ब्रांड भी हैं। नहीं, आप स्टार मानते हैं सुपरस्टार? स्टार तो सारे हैं ना, सुपरस्टार है या नहीं? देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये आप खुद विराट कोहली और रोहित शर्मा, ये आप खुद डिसाइड कर लें। लास्ट ईयर लंदन प्रीमियर लीग 2023 का जो एडिशन था उसमें बाबर आजम भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। मैंने ये विटनेस किया कि लोग वहाँ पर बाबर आजम को इस तरह ट्रीट कर रहे थे जिस तरह वहाँ का कोई लोकल स्टार है, और उसकी सिर्फ एक झलक देखने के लिए 1-1 घंटा 2-2 घंटा फैमिलीज, ऐसा नहीं कि कोई आम लोग आ जाएं, बच्चे आ जाएं, पूरी फैमिलीज वहाँ पर वेट कर रही होती बाबर आजम की वजह से। देख रहे थे, विटनेस कर रहे थे, ऑफ कोर्स देख रहे होंगे। यही तो रीज़न है जिसकी वजह से वो भी जो है ना बाबर आजम को बहुत ज़्यादा बैश करते हैं, आहिस्ता खेलता है, तेज़ खेलता है। लेकिन व्हाट वेंट रॉन्ग, अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। सब कुछ ठीक था, जैसा कि आपने कहा कि आज से 6-7 माह पहले तक सब कुछ ऑर्डर में था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ज़का अशरफ चेयरमैन थे और कौन आया कौन गया, क्या एक वर्ल्ड कप के दौरान एक पैनिक क्रिएट हुआ, पैनिक बटन को दबाया गया और वापस जब वो आए बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया गया। आपके पास क्या है इस हवाले से? यार मैं आपको बताऊं कि ऑनेस्टली बताऊंगा, जो मैंने एक तो जाहिर सी बात है प्लेयर्स के साथ बातचीत भी होती रहती है टीम के, तो कुछ खबरें वहाँ से भी आती हैं, पीसीबी के ऑफिसर से ही बातचीत होती है वहाँ से भी आती हैं। फिर उसको हम लोग देखते हैं कि यार इसमें वेटेज किसका है, रियलिटी जो वो क्या है। क्योंकि पीसीबी तो हमेशा अपने आप को बचा, जो हमने पीछे जो सारा पास में देखा है, पीसीबी हमेशा अपने आप को बचा रहा होता है, और जब भी कोई ख़राब परफॉर्मेंस होती है तो वो प्लेयर पे डाल दी जाती है, और यही चीज़ हमने देखा है। और ये जो रिसेंट पास जो पाकिस्तान क्रिकेट की हालत है, उसमें तो हालत ही बिल्कुल जो है ना वो ख़राब हुई है। तो प्लेयर्स भी आ रहे हैं, सब कुछ सर्जरी भी प्लेयर्स की होनी है, उनकी डिमोशन भी जो वो उनकी होनी है, कॉन्ट्रैक्ट भी उनको नहीं मिलना, NOCs T20 लीग के लिए उनको नहीं मिलने, कप्तानी से बाबर को हटा देंगे, कप्तानी से शाहीन को हटा देंगे। चलिए अरफा, लेट्स गेट इट स्ट्रेट, लोगों के लिए आसान करते हैं, स्टेप बाय स्टेप में लेकर चलना चाहता हूँ, ऑडियंस को आसान करते हैं। मुझे ये बताएं कि वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाना दुरुस्त फैसला था? देखिए हम लोग ना बाबर आजम और चेयरमैन पे, इस पे हम लोग रहते हैं सिर्फ, ठीक है। समझते हैं कि ये जो गेम है ना कप्तानी की, ये चेयरमैन और बाबर आजम और XYZ कप्तानों के बीच में होती है। यार मुझे ये नहीं लगता, जो पीछे बैठे हुए जो लोग होते हैं ना, जो मैं हमेशा बात करता हूँ, पीसीबी कभी मैं नाम नहीं लेता, मैं हमेशा कहता हूँ पीसीबी इस्टेब्लिशमेंट। द रीज़न इज़ कि पीसीबी इस्टेब्लिशमेंट ये वो उन लोगों पे मुश्तमिल है जो हर चेयरमैन के साथ आपको बैठे नजर आएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, राइट लेफ्ट हर उसके साथ आप यू नेम इट, एहसान मानी, वसीम खान, मोहसिन नकवी, ज़का अशरफ, नजम सेठी, सबके साथ होंगे, रमीज़ आजा के साथ भी जो होंगे। बेशक वो उनकी पॉलिसी उनके साथ डिफर करे या जो भी है, लेकिन वो साथ ज़रूर बैठे होते हैं। एक्चुअल जो गेम चेंजर्स होते हैं ना और जो प्लानर्स होते हैं, वो ये पीसीबी इस्टेब्लिशमेंट होती है। यही खबरें बनाती है, यही खबरें लीक कराती है, और अमूमन जब भी एक अपना फेस सेविंग वाला मामला होता है ना, मतलब बोर्ड को बचाना होता है, तो बोर्ड अपने आप को बचा लेता है इस तरह खबरें लीक करके जो प्लेयर्स के अगेंस्ट होती हैं। और अभी ये जो खबरें चल रही हैं कि जी यूनिटी है नहीं है, पॉलिटिक्स जो वो चल रही है, और बाबर की शाहीन से बातचीत नहीं हो रही, रिजवान और बाबर जो है एक दूसरे से बिल्कुल दोस्ती ख़त्म कर दी है, ये पीसीबी इस्टेब्लिशमेंट है जो अपने कुछ 2-3 मैं तो कहूँगा टाउट जर्नलिस्ट ही हैं जो जैसा कि प्लेयर के ख़िलाफ़ जो है वो लगा रहे होते हैं और फेक किस्म की खबरें। और देखिए बेचारा प्लेयर भी कितना मजलूम है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वो होता है, वो कुछ कह भी नहीं सकता अगर। अच्छा, पॉइंट ऑफ कंसर्न अरफा मेरा ये है कि आखिर ऐसा क्या रीज़न होता है? इट्स नॉट अबाउट दिस लास्ट वर्ल्ड कप, कोई भी वर्ल्ड कप उठा लें या ICC का कोई इवेंट उठा लें, इन द मिडल ऑफ दैट इवेंट ये एक चीज़ें माहौल बनना शुरू हो जाता है, जैसा कि आपने कहा कि मीडिया भी उसमें पार्टिसिपेट करता है, कुछ जर्नलिस्ट, और एक पूरा एक एंटिसिपेशन होती है इस चीज़ की कि ये कप्तान जब वापस आएगा तो ये कप्तान नहीं रहेगा। आखिर ऐसा पाकिस्तान क्रिकेट में क्यों होता है कि आप अपनी टीम को इतना लेट डाउन कर देते हैं किसी इवेंट के दौरान ही कि वो प्लेयर के अंदर कन्फ्यूजन हो जाती है कि मेरी जो पोजीशन है वो तो बिल्कुल भी नहीं पता, क्लियर नहीं है, मैं होऊंगा कि नहीं होऊंगा। ऐसे में वो कैसे प्रॉपर परफॉर्म कर सकते हैं? मैं ये समझता हूँ कि ये पीसीबी का प्रोग्रेटिव है कि वो किसी को कैप्टन बनाएं या ना बनाएं, लेकिन ये जो तरीका है जो पाकिस्तान में बार बार रिपीट होता है, और ये रिपीटेड टेलीकास्ट जो है हर इवेंट के बाद हम देखते हैं कि जब भी वर्ल्ड कप से कोई टीम या ICC चैंपियन ट्रॉफी से कोई टीम वापस आती है तो उसको कप्तान क्वेश्चन मार्क एक होता है, और हर 2 महीने के बाद ये क्वेश्चन रेज होता रहता है। और इसका एक ऐसा माफिया है जो पीसीबी इस्टेब्लिशमेंट से लेके उसके ताने बाने मीडिया हाउसेस से भी लेके जर्नलिस्ट तक जुड़े हुए होते हैं, और ऐसा लग रहा था कि कैंपेन चल रही है, कैंपेन किसी के अगेंस्ट और किसी के फेवर में। ऐसा क्यों है? यार देखो, अकाउंटेबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। वाई ऑलवेज की सर्जरी और ये अकाउंटेबिलिटी हमेशा प्लेयर्स की होती है? क्यों? ये जो पीसीबी के जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो ऑफिशियल्स हर चेयरमैन के साथ बैठे होते हैं, यही होती है ना अकाउंटेबिलिटी। क्या है वो? कप्तान को हटा दो,
चेयरमैन को हटा दो, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, अपना जो वो पार्टी जो भी गवर्नमेंट होती है वो अपना चेयरमैन लेते। व्हाई ऑलवेज दिस? ये जो एक म्यूजिकल चेयर लगी है, ये कप्तान की और चेयरमैन की ही नहीं क्यों लगी है? क्यों बात लोग नहीं करते कि जो चेयरमैन के आसपास लोग बैठे होते हैं, जो जिनकी एक्चुअली अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जिनकी एक्चुअली सर्जरी होनी चाहिए। और ये जो पीसीबी एस्टैब्लिशमेंट है ना, मैं आपको बताऊं अबू बकर, ये कभी भी ऐसे खिलाड़ी को नहीं कप्तान बनाएंगे जो सही बात करे, जो सच बात करे, जो शायद इनके कच्चे चट्टे जो है ना वो खोल के सामने रख दे, वो कभी इस के। और इसकी सबसे प्राइम एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ये मैं विद प्रूफ बता रहा हूँ कि मोहम्मद रिजवान को न्यूजीलैंड का और जो ऑस्ट्रेलिया का लास्ट टूर था उसमें कहा था कि आप वाइस कप्तान हैं हमारे नेक्स्ट, ठीक है, लेकिन अनाउंस नहीं किया था। उनको बता दिया था कि आप वाइस कप्तान हैं, लेकिन उसके बाद अनाउंस नहीं किया। मुझे बताएं कि अगर शाहीन आफरीदी को हटाना था तो कौन जो है वो पीएसएल में कौन सा इस तरह का जो है वो कप्तान था जिसने परफॉर्मेंस दी थी और उसको बनाना चाहिए था? अरफत देखिए, डेफिनेटली मोहम्मद रिजवान ना, मैं इन चीज़ों के साथ एक और मैं आपको बताऊं तो क्यों, व्हाई नॉट मोहम्मद रिजवान? क्यों जो है उसको कंसिडर नहीं किया? वाइस कप्तान वो टेस्ट के भी थे, वो वाइट बॉल में भी वाइस कप्तानी, तो यार मतलब वाइस कप्तान जो होगा उसी को फिर कप्तान बनाया जाता है ना, तो उनको कंसिडर क्यों नहीं किया गया? आप मतलब इस तरह तो डिमोशन ही कर दी ना उसकी, वाइस कप्तानी से भी उसको हटा दिया, कह कर उसे हटा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि पीसीबी एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती कि हमें कोई इस तरह का कप्तान मिले जो हमें हमारा आईना जो है वो दिखा दे। और अनफॉर्चुनेटली देखें जी, बाबर आजम की बहुत परफॉर्मेंसेज हैं, बहुत वो किंग हैं, ठीक है, एडमिटेडली किंग है वो, वर्ल्ड दुनिया उन्हें कहती है। लेकिन मुझे अब ये लगता है जो सेकंड एरा है ना बाबर आजम का, ये कॉम्प्रोमाइज़ बेस्ड है। वो अब उस तरह से अथॉरिटेटिव कैप्टन नहीं है जिस तरह से वो पहले रमीज़ राजा के दौर में होते थे। वो अब कॉम्प्रोमाइज़ किस्म के कप्तान है, जो सिलेक्शन कमेटी कहेगी, जो पीसीबी एस्टैब्लिशमेंट कहेंगी, बिल्कुल वो मान। आई एग्री टू योर डिसएग्री। उसका रीज़न मैं वर्ल्ड कप में आपको बता देता हूँ। जब वर्ल्ड कप में हमारा पहला मैच था यूएसए के अगेंस्ट और हम डैलस में मौजूद थे, ऐसा लग रहा था कि टीम जो है वो बाबर आजम को प्रॉपर कैप्टन के तौर पे बैकअप नहीं कर रही। बाबर आजम के प्लान्स कुछ हो रहे हैं, एग्जीक्यूशन किसी और तरह से हो रही है। देखें, आप बाबर आजम की एज ए कैप्टन उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, कुछ खिलाड़ी थे या पूरी टीम ही देखिए बगावत टाइप बन रही है? देखिए सिचुएशन ये थी कि कुछ ऐसे प्लेयर्स जो कि पैराशूट के तौर पे 11th आवर में टीम को जिनमें इंक्लूड किया गया, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा भी नहीं थे, उनका कुछ भी स्टेक नहीं था, मतलब दे हैव नथिंग टू लूज। वो तो पाकिस्तान को पूरी दुनिया एंजॉय करके, लीग एंजॉय करके, गेस्ट अपीयरेंस थी उनकी। अब देखिए उनकी परफॉर्मेंस क्या आ रही, बहुत ज़्यादा एक लॉबी उनकी फेवर करती रही कि इनको इंक्लूड करें। अगर आपने इन 3 प्लेयर्स को इंक्लूड ना किया तो पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही हो जानी है, खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप में पहले मैच से ही बाहर हो जाएगी। एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया कि इनके बगैर तो टीम यूएस सेंटर ही नहीं हो सकती। तो मैं कहता हूं कि उन 3 प्लेयर्स की आप परफॉर्मेंस उठा के देख लें। कप्तान का काम होता है बैट्समैन को पोजीशन बताकर वहां भेजना, बॉलर को बॉल बता के बता देना कि आपने ये ओवर कराना है। अब एग्जीक्यूशन 11 बंदों के अगेंस्ट वो खेल नहीं सकता कि 11 के 11 एक ही जगह पर खड़े हों, बाबर आजम खेले। अब वहाँ पर क्या पोजीशन थी, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि टीम 1 यूनिट है। 4-4 5-5 प्लेयर्स अलग अलग बाहर घूमने के लिए जाते थे, 4 का टोला उधर बैठा हुआ होता था, कोई इस तरह की सिचुएशन थी। और ऐसे में आपकी बात को मैं बिल्कुल ऐड ऑन ही करना चाहूँगा कि बाबर आजम का ये वाला जो एरा है कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए नज़र आ रहा है कि बहुत सारे बाबर आजम के जो ऑनेस्ट फैंस थे वो शायद ये समझते थे कि सेकंड टाइम बाबर आजम को कैप्टनसी नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए थी, अनटिल कि उनको रियलाइजेशन हो और उनको लगे कि नहीं, मुझे बोर्ड उसी तरह बैकअप करेगा। देखिए, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे क्लेम करनी होती है? नंबर 1 कैप्टन, नंबर 2 आपकी कोचिंग स्टाफ और नंबर 3 आपकी सिलेक्शन कमेटी। ये एक मैनेजमेंट होती है, ट्राइका होता है, जिसको ऑनरशिप लेनी पड़ती है अगर टीम अच्छा परफॉर्म करे और बुरा परफॉर्म करे तब भी। इसी तरह अजहर महमूद को जब हम जाने से पहले रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जब टीम इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जा रही थी, हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं वो कोच हूँ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करूँगा। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हारने के बाद उन्होंने शायद अभी तक मीडिया को फेस नहीं किया, कर भी बोलेंगे, लेकिन अकाउंटेबिलिटी कहाँ पर है? मतलब अभी तक वो अकाउंटेबिलिटी आपका लेवल आप देखो ना। वहाब रियाज वाज द ओनली वन हु सर्वाइव्ड आफ्टर न्यूजीलैंड सीरीज, ठीक है। मैं टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज फारिग, उसमें शाहीन आफरीदी कप्तान फारिग, सिलेक्शन कमेटी पूरी फारिग, चेयरमैन फारिग, ज़का अशरफ हट गए, मोहसिन नकवी आ गए। वहाब रियाज बिकेम द चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। उसके बाद उनको बनाया गया सेलेक्टर, उसके बाद उनको बनाया गया टीम मैनेजर। और ये सब करते करते जो उनका एक पूरा प्रॉपर फेलियर पे बेस्ड उनका ये कैरियर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, कोई उन्होंने, और इवन के कंट्रोवर्सीज भी उनके जो है वो ड्रेसिंग रूम लीक सारी उनके उसमें, ये मैनेजर का काम होता है, मैनेजर सीनियर मैनेजर, मतलब मैनेजर आपके मंसूर राना थे,
उनके होते हुए सीनियर मैनेजर की पोस्ट जो है वो निकाली, क्यों सवाल जो है वो इनसे मोहसिन नकवी से क्यों नहीं किया गया? वहाब रियाज ने क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोई अथॉरिटी, कोई अपनी जो ओनरशिप होती है वो लेने की क्या कोशिश की? उसका क्या अकाउंटेबिलिटी? उनको कोचिंग के लिए मालदीव कोर्स पे जो भेज दिया कि क्या डोमेस्टिक में कोई भी हमारे पास इस तरह का कोच नहीं है जिसको अहल समझा जाए कि यार जो मालदीव जाके रिप्रेजेंट करे? कौन से लेवल ऑफ कोचेस, क्या क्वालिफाइड लेवल 4 के वो कोच हैं वहाब रियाज? कोई क्यों नहीं बात करता? जस्ट बिकॉज कि वो पीसीबी एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा है, मोहसिन नकवी के मंजूर नज़र है। चले चीज़ों को मज़ीद अनसेंसर्ड करते हैं, सिर्फ ना वहाब रियाज, हमारे CEO भी अब देख लें कि जब ये सारा एपिसोड हुआ ज़का अशरफ वाला, बाबर आजम वाला, इवन शाहीन वाला, तो वो इस पूरी मैनेजमेंट का हिस्सा थे। अब जब चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब आ गए और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो अपोज कर रहे हैं जो भी ज़का अशरफ की पॉलिसीज़ थी, लेकिन उन पॉलिसीज़ को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किसने करवाना है? आपके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स ने, और वो वही हैं जो लास्ट टाइम मसले की बेस में से थे। अब आप ऐसी सिचुएशन में आप बार बार कह रहे थे कि पीसीबी एस्टैब्लिशमेंट, लेट्स बी ऑनेस्ट, यही है ना, मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं। अगर वो चाहते हैं कि चीज़ों को प्रोलॉन्ग करना है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ जाना है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म अपनी पॉलिसीज़ को अच्छे तरीके से सक्सेसफुल करना है, तो उनको अपनी टीम बनानी पड़ेगी। लेकिन टीम का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि मैनेजर, सीनियर मैनेजर, वेरी सीनियर मैनेजर, कोई क्वांटिटी को बढ़ाने से टीम आपकी नहीं बनती। आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब, एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, प्रोफेशनल्स की हमें ज़रूरत है जो आके यहाँ पर अपने आप को एक ऐसे जॉब करें कि उनको पता होना चाहिए कि हम जिस जॉब के लिए आए हैं उसके अगेंस्ट। देखिए यहाँ पे जो बंदा भी आता है, वहाब रियाज का इशू सबसे ज़्यादा ये है कि उनका जो पूल ऑफ प्लेयर्स जिसके ऊपर वो मैनेजमेंट कर रहे हैं, मैनेजर का क्या काम है? टीम की मैनेजमेंट करना। तो वो उनके ऑलमोस्ट या तो जूनियर्स रहे हैं या उनके कोलीग्स रहे हैं। तो एक वो कंफर्ट लेवल जो होता है, उसका एक एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ। अगर किसी भी इवेंट में किसी टीम के अगेंस्ट आपका मैच है सुबह 10:30 बजे और रात को 3 बजे की अगर आपकी टीम कहीं किसी रेस्टोरेंट में बैठी हुई आधी टीम और आप मैनेजर उसके साथ बैठे हुए हों, तो उन्होंने अगले दिन क्या खेलना है? तो इस तरह की कोई सिचुएशन थी वर्ल्ड कप में। भाई वो तो सवाल करेंगे, आप तो हमारे साथ बैठे हैं, आप हमसे क्यों सवाल Exactly. ना। मैं आपको बॉटम लाइन इसमें बताऊं, नजम सेठी, ज़का अशरफ, मोहसिन नकवी, तीनों की एक बात कॉमन है, कोई बैकग्राउंड नहीं है क्रिकेट का, कोई क्लब क्रिकेट भी नहीं चलाई, चल रहे हैं तो वही जो आसपास के पीसीबी एस्टैब्लिशमेंट है उनके हिसाब से चल रहे हैं। वो सिर्फ एक तरह से, ये बहुत हार्श वर्ड हो जाएगा कि एक डम कैप्टन कह लें, चेयरमैन कह लें, लेकिन वो उनकी अपनी कोई सोच नहीं है। जो उनको कहा जाता है पीसीबी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से वही वो चला। देखिए अरफा, जो भी सियासी साइड से आएगा ना, आप उनमें ये चीज़ कॉमन पाएंगे। ये बिल्कुल ऐसे है कि ये कोई चीफ मिनिस्टरशिप है नहीं, ये कोई प्राइम मिनिस्टरशिप है नहीं। यहाँ पर आपने एक क्रिकेट बोर्ड को चलाना है, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। और अब तो जब भी फाइनेंशियल मॉडल ऐड हो गया है क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में, तो चीज़ों को बड़ी मैनेजरियल रोल की तरफ से देखना पड़ता है। अगर आप सियासी पॉइंट स्कोरिंग करेंगे कि कप्तान उसको बनाना है कि जिससे मेरा थोड़ा सा माहौल बन जाए, लोग कहें क्या बात है जी, किसको कप्तान बना दिए, लेकिन वो टीम की फेवर में ना हो, या किसी ऐसे बंदे को वाइस कैप्टन या कोच बना देना है कि जिसमें ऐसा लगे कि सोशल मीडिया पे लोगों की ये डिमांड थी, बल्ले बल्ले हो जाए पॉपुलर। ये वो रीज़न है कि सियासिस्ट जब चेयरमैन बनते हैं तो उनको कॉम्प्रोमाइज डिसीजंस करने पड़ते हैं, और वो लॉन्ग टर्म भी इसलिए नहीं होते कि जब नेक्स्ट बंदा आता है, कोई नया चेयरमैन आता है, तो वो उसको रिवर्स करके अपनी मर्जी की चीज़ कर देता है। उसका इफेक्ट पाकिस्तान क्रिकेट पे पड़ता है। अगेन कि पाकिस्तान क्रिकेट को जो आखिरी 10 साल में नुकसान हुआ है, शायद ही कभी हुआ, उसका रीज़न ये है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। मैं बताऊँ, पहले ना होता था कि चलो अकाउंटेबिलिटी इन चेयरमैन की या ऑफिशियल्स की होती थी पीसीबी की, क्योंकि ये होती थी पीसीबी आईपीसी मिनिस्ट्री के अंडर, वजारत बैनुल सूबाई राब्ता। वहाँ पार्लियामेंट की कमेटीज़ होती थी, पार्लियामेंटेरियन इनसे सवाल जवाब पूछते थे। इवन कि हम लोग भी ना जर्नलिस्ट पीछे बैठे होते तो हम लोग पर्ची देते कि यार ये सवाल इनसे पूछे, ऑडिट का पूछे है, परफॉर्मेंस का पूछे है। वो अब तो निज़ाम ही चेंज हो गया है, जो आईपीसी की मिनिस्ट्री के अंडर से हटा दिया पीसीबी को। पीसीबी अब डायरेक्ट हो गई है वज़ीर आज़म के अंडर, यानी कि चेयरमैन साहब सिर्फ जवाब दे हैं ऑफिशियली वज़ीर आज़म को। और आपको पता है इस टाइम वज़ीर आज़म जो है वो शहबाज शरीफ हैं और चेयरमैन मोहसिन नकवी है, तो फिर कहाँ से सवाल जवाब? चले मार्जिन ऑफ आप उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट दे देते हैं चेयरमैन को, अच्छा काम कर रहे हैं सो फार, कोशिश कर रहे हैं कि बाकियों से बेहतर लगें, दूसरों से अलग लगें। हमारी पॉजिटिव उनकी जो भी डेवलपमेंट होगी, हमारी सपोर्ट उनके साथ है। अनड्यू क्रिटिसिज्म बिल्कुल भी हम नहीं करेंगे। दूसरी तरफ एक्शन देंगे साथ में। एग्जैक्टली सोल्यूशन। अच्छा, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, यार ये रीसेंट पास हम लोग देख रहे हैं, हम लोग कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हो गए हैं फॉरेन कोचेस के साथ। अपने जो लोकल कोचेज़ हैं वो पीएसएल में परफॉर्मेंस देते हैं, वो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देते हैं, मतलब टीम्स को जो है उनके साथ होते हैं, और काफ़ी सालों से लेवल के भी जो है वो कोचेस करते हैं। लेकिन ऐसी क्या बात है कि गोरा आता है तो हम समझते हैं कि अब ये मसीहा हमारा आ गया, ये क्रिकेट का मसीहा हमारा, ये सब कुछ सेट कर देगा। और पीसीबी एक तरह से बिल्कुल मतलब लेट जाना, वो गोरे कोच वो जो कहेगा वही होगा। मिकी आर्थर हमने देखा था, जेफ लॉसन हमने देखा, अभी जेसन गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन आ गए हैं।
ये ऐसी क्या बात है, हम क्यों इतने ऑब्सेस्ड हैं ये फॉरेन कोचेस के साथ? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान के जो जितने भी कोचेज़ हैं इंटरनेशनली जिन्होंने दूसरी टीम्स को रिप्रेजेंट किया, शक्लेन मुश्ताक ले लें, मुश्ताक अहमद ले लें, अभी आकिब जावेद को भी हमने देखा, वसीम अकरम भी कई दफ़ा कंसल्टेंसीज करते रहते हैं, अभी श्रीलंकन क्रिकेट को उन्होंने एसोसिएट किया, रिसेंटली क्या हुआ है आपके सामने। अब आप फॉरेन कोचेज़ को ले तो आते हैं और उस पैकेज में लेकर आते हैं कि आप उस जैसे 10 लोकल कोचेज़ नॉर्मल डेज में खुशी लोगों रख लेते हैं, लेकिन आप करते ऐसा नहीं है। एंड रिजल्ट्स क्या हैं? क्या उन्होंने पाकिस्तान को कोई वर्ल्ड कप जितवाया, कोई चैम्पियंस ट्रॉफी जितवाई, या फिर कोई ऐसा एक उन्होंने अपने आप को परफॉर्मेंस दी कि फ्यूचर की टीम बनाकर आपको दे दी? कुछ 4-5 फाइंडिंग्स ऐसी थी कि बाहर से वो आया, उसकी क्या विजन था, वो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस को देखता रहा, या आउट ऑफ नोवेयर उसने किसी बंदे को सिलेक्ट किया कि इसमें स्पार्क है और पाकिस्तान को फ्यूचर के लिए प्लेयर्स दे दिए? ऐसा नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा पीसीबी की जो मैनेजमेंट है वो जो इन्जॉय करती है फॉरेन एस्टैब्लिशमेंट बोले, चलें एस्टैब्लिशमेंट बोल देते हैं, वो फॉरेन कोचेज़ को जो इन्जॉय करती है उसका रीज़न ये है कि मोर और लेस ज़्यादातर येस सर होते हैं। उनको कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाने की सिचुएशन नहीं पड़ती, उनको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो आते हैं अपनी जॉब करने के लिए और वो इन्जॉय करते हैं पर्क्स एंड प्रिविलेजेस। जो पीसीबी का रोल उन्हें दिया जाता है, लिमिटेड सा रोल उनको दिया जाता है, वो उस डोमेन से बाहर नहीं जाते, इसलिए कंफर्टेबल होती है पीसीबी की एस्टैब्लिशमेंट। जब आपका एक लोकल कोच होता है तो लोकल कोच हो सकता है कोई आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन करने की कोशिश करे, नहीं भाई ये बंदा क्यों सिलेक्ट नहीं हुआ, मुझे ये लड़का चाहिए। या उनकी कोई ऐसी रूट्स होती हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ, क्लब्स के साथ, कि उनको पता होता है कि कौन सा प्लेयर यार फ्यूचर के लिए पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता है। यहाँ पर कौन सा ऐसा फॉरेन कोच आप मुझे बता दें। देखिए, फॉरेन कोच का काम सिर्फ यहाँ पर इतने हैवी पैकेज के साथ कोचिंग करना नहीं है, वो एक सिंगल मैच भी डोमेस्टिक का नहीं देखता। वो कैसे सिलेक्शन कमेटी में कैसे अपनी इनपुट दे सकेगा जब वो वहाँ बैठेगा? क्राइटेरिया नहीं पता, सिस्टम ही नहीं पता डोमेस्टिक का किस तरह। एग्जैक्टली ये क्या, ये तो इवन के हमारे जो रिसेंटली जो लोकल कोचेस थे वो भी नहीं इवन के जाते थे। लेकिन यार अगर देखें ना पूरे सिस्टम को, तो लोकल कोचेस को हम लोग उस तरह ट्रीटमेंट नहीं देते। ये क्या तरीका था जो रिसेंटली अभी मोहम्मद हफीज़ के साथ हुआ? यानी कि ही वॉज जस्ट चेंजिंग द सिस्टम ना। एक पॉपुलर जो बातें थी, जैसे रिजवान और बाबर की ओपनिंग जोड़ी, क्रिटिसिज्म हो रहा था स्ट्राइक रेट, उन्होंने वो चीज़ चेंज की। उन्होंने इवन के जो फर्स्ट क्लास का सिस्टम था उसमें जो वो 80 ओवर्स का सिस्टम लाए। क्यों? जस्ट बिकॉज क्या थोड़ा सा ज़रा तेज़ खेलने की तरफ, स्ट्राइक रेट की तरफ जो वो बातचीत है। लेकिन ये बातें जो वो हाईलाइट नहीं होती। साइम अयूब को जिस तरह से अनर्थ उन्होंने किया, ऊपर जो वो लेकर आए, टेस्ट क्रिकेट जो वो खिलाई, हमें ऑस्ट्रेलिया में वो इंटेंट चीज़ वो नजर आई। हम लोग हारे लेकिन इंटेंट हमें जो वो चीज़ नज़र आई थी। अच्छा, बड़े मज़े की बात ये ऐड ऑन करूँ। लेकिन यार आप ये देखो कि अपने जब चेयरमैन आए तो मोहम्मद हफीज़ को इस तरह ट्रीट किया जैसे वो कोई था ही नहीं यार। जैसे मतलब उनकी एक क्लिप आई कि वो मोहसिन नकवी के साथ सिर्फ सलाम कर रहे हैं, दैट वाज इट। वो उनकी आखिरी जो वो क्लिप थी पीसीबी के साथ। और उसके बाद उनको जो वो टर्मिनेट एक्चुअली किया गया, लेकिन पीसीबी ने उसकी पोस्ट लगाई कि जी रिज़ाइन किया। मोहम्मद हफीज़ ने रिज़ाइन नहीं किया, उनको टर्मिनेट किया गया। देखिए आफा, मोहम्मद हफीज़ जो डिसीजंस कर रहे थे उस टाइम वो बड़ी अनपॉपुलर थे, सारे आउट ऑफ द बॉक्स थे। yes. उन पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी देखा जा रहा था। क्रिकेटिंग चीज़ है, उस पर आप क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं। कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे थे। मोहम्मद हफीज़ को तो हटा दिया गया, लेकिन मज़े की बात यह है कि जो चीज़ें मोहम्मद हफीज़ ने हाईलाइट की थी, जो स्ट्रैटेजीज बनाई थी, उन्हीं को अडॉप्ट किया जा रहा है। ये कर रहे हैं ना, उन्हीं को अडॉप्ट किया जा रहा है। साइम अयूब को क्यों उन्होंने एग्जैक्टली बाबर रिजवान की जो तोड़ी, क्यों नहीं तोड़ी? अगर आप मोहम्मद हफीज़ को निकाल रहे हैं तो ऑफ कोर्स इसलिए निकाल रहे होंगे कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, या वो जॉब के लिए फिट इन नहीं होते। अगर उनकी स्ट्रैटेजीज बिल्कुल ठीक थी और उन्होंने राइट डिसीजंस लिए तो फिर मोहम्मद हफीज़ का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने देते। यही वो रीज़न है कि यहाँ पे कोई प्रोफेशनल आने को तैयार इसलिए नहीं होता अरफा कि जॉब सिक्योरिटी नहीं है। आपका कोई बंदा भी कॉन्ट्रैक्ट को ऑन नहीं करता। आपका बंदा आता है, पीसीबी का नया चेयरमैन, वो इस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है कि इनको डबल पैसे दे के फ़ारग करें, वो जो क्लॉज है उसको यूज़ करें और किसी और अपने मनपसंद बंदे को ले आए। देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू ही ये है, क्या पीसीबी चेयरमैन से लेके नीचे तक हम बिल्कुल भी मेरिट को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और जब मेरिट को मेंटेन नहीं कर पाते तो उस बंदा जो भी आता है वो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में आता है। वो बड़े डिसीजंस नहीं ले सकता, दूरअंदेशी के साथ फैसले नहीं कर सकता। इसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट का स्टैंडर्ड नीचे जा रहा है। देखिए, मॉडर्न डे क्रिकेट की आपने बात की, साइम अयूब को एज एन ओपनर टेस्ट में किसने इंट्रोड्यूस करवाने की बात की थी? मोहम्मद हफीज़ ने बात की थी भाई। किस बंदे ने ये बात की थी कि अगर मॉडर्न डे क्रिकेट को देखा जाए तो बाबर आजम और रिजवान का जो स्ट्राइक रेट है बेहतर होना चाहिए? मोहम्मद हफीज़ ने बात की थी। इसी तरह
जब ऑस्ट्रेलिया में आप देखें मोहम्मद हफीज़ ने जो प्लान बनाया, पाकिस्तान को सक्सेस भी उसमें मिली टेस्ट मैच में, लेकिन जो ही नई चेयरमैनशिप आई, नई मैनेजमेंट आई, नई इस्टेब्लिशमेंट आई पीसीबी की, मोहम्मद हफीज़ को हटा दिया गया। ये मोहम्मद हफीज़ को हम बार बार इसलिए जिक्र कर रहे हैं, ये क्योंकि एक अभी रिसेंट एक एग्जाम्पल है हमारे साथ मौजूद है। इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल्स हमारे यहाँ मौजूद हैं। 4 साल का उनके साथ जो वो पीसीबी का कॉन्ट्रैक्ट था, उनको कहा था कि 4 साल का आप पूरा रोड मैप दें, डोमेस्टिक भी हम लोग करेंगे और इसको भी इंटरनेशनल टीम भी बनाएंगे। लेकिन वो डेढ़ महीना जो ऑलमोस्ट चले, और इवन के जो दूसरा महीना था उसके पैसे भी अभी तक क्लियर जो वो नहीं किए। जो लास्ट मुझे जो पता चला है, पीसीबी ने अभी तक उनको पेमेंट नहीं की। चलिए ये बताएं, ये ऑब्सेशन है, ये गोरे के साथ है, गैरी कर्स्टन। यानी कि अब बात वो होगी ना, बूटा वही बात करे तो गलत है, माइकल बोले तो है, ये सही है सब। मैंने श्रीलंका में मुश्ताक अहमद से यही क्वेश्चन किया था कि क्या वजह है कि आप लोग जो है इंग्लैंड को तो रिप्रेजेंट करते हैं एज ए कोच, पाकिस्तान को नहीं करते। उन्होंने कहा क्या मतलब पाकिस्तान को नहीं करते? इंग्लैंड हमें बुलाता है, इंग्लैंड हमें रिस्पेक्ट देता है, इंग्लैंड हमें प्रॉपर सैलरीज देता है, प्रोफेशनल तरीके से डील करता है। अब पीसीबी ये एक्सपेक्ट करता है कि कोई फॉरेन कोच अगर आता है तो उसको तो हम फॉर एन एग्जांपल 20 लाख कोच भी हम 20 लाख रुपए पर मंथ पे ऑनलाइन कोचिंग उससे ले लेंगे। और कोई अगर पाकिस्तान का लोकल कोच आए, बेशक वो इंटरनेशनली भी उसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया, तो वो मुफ्त में काम करे। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप सेब का बीज लगाएं तो आम का पौधा निकल आए। ये एग्जैक्ट उनके वर्ड्स हैं, मुझे अभी भी याद है। ऐसे ही है यार। तो ये वो रीज़न है कि कोई भी, अब तो कोई लोकल कोच भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करने के तैयार नहीं है। देखिए आसान काम है, मैनेजर बन जाएं, कंसल्टेंट बन जाएं, एंजॉय भी करें, पर्क्स भी लें और अपने अपने मज़े करें। मैं आपको एक बात बताऊं, जो अक्लमंद होगा ना, एक्स क्रिकेटर जो अक्लमंद होगा, वो कभी भी इस सिस्टम, इस इस्टेब्लिशमेंट के साथ काम नहीं करेगा। वसीम अकरम की बात कर रहे हैं आप? मैं जिस मर्जी XYZ, राशिद लतीफ़ की बात करूँ, वसीम अकरम की बात करूँ, शाहिद अफरीदी की बात करूँ, इवन के मोहम्मद हफीज़ भी, मैं कहता हूँ कि उन्होंने गलती की है। उन्हें इस तरह की जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होती थी उसमें सेटअप में आना ही नहीं चाहिए था। देखिए मैं समझता हूँ गलती है उनकी। मैं एग्री करता हूँ, मोहम्मद हफीज़ का ये डिसीजन बिल्कुल गलत था कि उन्होंने एक गलत टाइम को सिलेक्ट किया अपनी। नोइंगली कि तब पता चल रहा था हमें कि ज़का अशरफ के बैड डेज शुरू हो गए, ये हमें पता था उस टाइम जो मोहम्मद हफीज़ ने एंट्री मारी थी। चलिए ये बताएं कि वो क्या रीज़न थे कि हफीज़ ने ये सारी चीज़ें जानने के बावजूद अपने आप को इस पोजीशन में ले आए कि मैं ये जॉब लूँगा? जब देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये गलत था, लेकिन अब हफीज़ भाई से ना ये मैंने पूछा भी था इंटरव्यू में, तो उन्होंने कहा था कि आज एक गुडविल के तौर पे मैं तो अपनी सर्विसेज पाकिस्तान क्रिकेट को देना चाह रहा था। पीसीबी ने भी मुझे कहा था कि 4 साल का रोड मैप होगा, उस पर हम लोग बात करेंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट पे होगा, पाकिस्तान टीम के साथ एक पूरा रोड मैप बनाएंगे 4 साल का। वो 4 साल से यार 1.5 महीना भी पूरा नहीं हुआ। देखिए गलती उसकी। अरफा, इतना आसान नहीं होता अनपॉपुलर डिसीजंस करना। लेट्स बी ऑनेस्ट, आप ये बताएं कि प्लेयर्स को भी प्रॉब्लम थी हफीज़ के साथ? प्लेयर की प्रॉब्लम डायरेक्टली हफीज़ के साथ नहीं थी। ये भी एक टॉपिक है कि प्लेयर की प्रॉब्लम थी पीसीबी की इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ के हवाले से। वो मोहम्मद हफीज़ बीच में ना सैंडविच बन गए। पीसीबी इस्टेब्लिशमेंट कहती थी ये बोलो एनओसीज़ के मामले में कि T20 लीग्स में तुम्हें मिल रहा है तो तुम्हें नहीं मिल रहा। प्लेयर आगे से कहते थे यार एक प्लेयर को आप दे रहे हैं 4 एनओसीज़ साल के, मुझे जो वो आप 3 दे रहे हैं, वाई ये आप जो है वो 22 किस्म की क्यों कर रहे हैं? तो मोहम्मद हफीज़ वो जो डाकिए का काम जो होता था ना, वो मेरे ख्याल से जो है ना वो गले पड़ गया। उन्होंने तो अपनी तरफ से गुडविल के तौर पे किया था कि यार ठीक है समझाने के। एक मैं एक्चुअली आपको बताऊं, एक फादरली फिगर के तौर पे ना मोहम्मद हफीज़ ट्रीट करते थे प्लेयर्स को, लेकिन वो बस कुछ माहौल भी इस तरह का बन गया, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी हो गया, तख्ता ही उलट गया ना। अच्छा, यहाँ पर तो कुछ मीडिया में जर्नलिस्ट ऐसे थे जो पोर्ट्रे करते थे जब से हफीज़ आए कि बाबर आजम और मोहम्मद हफीज़ डेली लड़ाई करते, इस तरह की सिचुएशन बताई जाती थी। ऐसा लगता था कोई जंग का माहौल है ड्रेसिंग रूम में। कैसी बॉन्डिंग थी दोनों की? मैं कहता हूँ ये वो जर्नलिस्ट होंगे जो मेरे ख्याल से हफीज़ भाई उन्हें इंटरव्यू नहीं दिया होगा शायद, या बाबर आजम ने मना कर दिया होगा। तो वो बस एक पाकिस्तान में एक अनफॉर्चुनेट बात है ना कि एक नेगेटिव किस्म से हमने जो वो ब्लैकमेल करना है और फिर हमने जो वो करना है। ये है ये भी 2-3 जो काफ़ी जो है एक नामवर किस्म के जर्नलिस्ट हैं वो करते हैं इस तरह के, और ये ब्लैकमेलिंग जो होती है पाकिस्तान मीडिया के, ये एक है वतीरा है। लेकिन देखें जो बॉन्डिंग है ना, ये मैं आपको कन्फर्म बता रहा हूँ, ना तो कोई तू मैं हुई ड्रेसिंग रूम में मोहम्मद हफीज़ के होते हुए शाहीन और बाबर रिजवान, कोई इस तरह की तू मैं, कोई यूनिटी पे उनके सवालिया निशान नहीं था। बिल्कुल एक दूसरे को बैकअप करते थे, कोई पॉलिटिकल कोई इस तरह की बात ही नहीं कि भाई एक धड़ा बन गया तो दूसरा धड़ा इस तरफ खड़ा हो गया, एक बाबर का धड़ा बन गया, एक शाहीन का धड़ा बन गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। शाहीन की कप्तानी में बाबर ने फुल उनको सपोर्ट किया है, रिजवान ने भी जो फुल सपोर्ट किया है, ऐसी कोई भी बात नहीं थी। ये बात वही होती है कि जब हमने पहले बात की कि यार ये जो प्लेयर्स से खिलाफ जो बातें आती हैं ना, ये पीसीबी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आती हैं जो, और इसकी बात जो है वो ये निशानदेही हमने कर। आप क्या समझते हैं कि बाबर आजम को वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी से हटवाने में और शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाने में हफीज़ का कोई रोल था? अच्छा, ये डायरेक्टली जो है ना इसका कोई भी सबूत नहीं है एक तरह से, क्योंकि वर्बली ये किसी ने कहा नहीं है। मुझे ये लगता है कि
जो शाहीन अफरीदी को हटाया ना, उसके बाद जो बाबर आजम को कप्तान बनाया, वो एक ख्वाहिश थी चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की। वो ख्वाहिश बस उन्होंने, अवाम का मुतालबा था, अवाम का एक। और आप देखें एक मोहसिन नकवी ना, वो सारे वो डिसीजन कर रहे हैं जो पॉपुलर डिसीजन है, सारे मतलब अवामी जो डिसीजन होता जो हमने बात की सियासी का जो एक स्टाइल होता है, वो एक स्टाइल होता है। तो वो चीज़ जो है ना सामने आ रही है। लेकिन बात वही है कि भाई ये मोहसिन नकवी हो, नजम सेठी हो, ज़का अशरफ हो, तीनों का मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इन तीनों को चलाने वाले पीसीबी इस्टेब्लिशमेंट थी, और तीनों को गिराने वाले भी जो है ना बेचारे, गिर तो चेयरमैन ही, एंड में गिरता चेयरमैन है, बचते पीछे जो है वो पीसीबी इस्टेब्लिशमेंट है। तो ये पीसीबी इस्टेब्लिशमेंट जो डिसीजन लेती है ना, जो बनाती है, बैकडोर जो प्लानिंग होती है, उसको हाईलाइट करना चाहिए। हम ये नहीं हमें करना चाहिए कि सर्जरी जो है वो प्लेयर की हो, सर्जरी जो है वो ये पीसीबी इस्टेब्लिशमेंट है, इसकी जो है वो सर्जरी होनी चाहिए। चलिए मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, ये बताएं कि नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान सुपर लीग का जो स्केड्यूल है वो क्लैश कर रहा है आईपीएल के साथ, कैसे देख रहे हैं दोनों चीज़ों? यार देखें, जो पीएसएल है ना, उसको पनपना चाहिए था, उसको बिगर होना चाहिए था, बिगर एंड बेटर होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीसीबी ये नहीं कर पाया, फेलियर हो गया बहुत बुरी तरह। 10वां सीज़न आ गया, कोई हमने नई फ्रेंचाइज इंट्रोड्यूस नहीं की। दैट मीन्स उसका मतलब ये है कि आपकी जो बाकी फ्रेंचाइजीज हैं वो इस पर आमादा ही नहीं है कि नई फ्रेंचाइज आए, और वो तब आमादा होंगी जब आपका फाइनेंशियल मॉडल ठीक होगा। फाइनेंशियल मॉडल पीएसएल का इस टाइम फिजिबल नहीं है, जिससे हर फ्रेंचाइज को इक्वल जो है वो प्रॉफिट मिल रहा हो, ऐसा नहीं है। क्वेटा सबसे सस्ती टीम है, और लॉर्ड कलंदर या कराची किंग्स सबसे जो है वो महंगी टीम है, और इवन मुल्तान सुल्तान सबसे महंगी टीम है। लेकिन प्रॉफिट जो है वो तीनों को एक तरह का मिलता है, मतलब इन्वेस्टमेंट जो है वो एक टीम जो है वो डबल कर रही है, एक आधी कर रही है, लेकिन प्रॉफिट सबको इक्वल मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ी एक जो बात है। और दूसरी बात सबसे जो मुझे लगी है, यार इस बार जो प्लैटिनम प्लेयर्स थे ना, उनमें से ना आधों को मैं नहीं जानता था, इधर वो रिटायर्ड प्लेयर्स थे या वो कोई एसोसिएट नेशन के प्लेयर थे। तो अगर प्लैटिनम में आपके इस तरह के प्लेयर होंगे, जब आपका आईपीएल के साथ क्लैश नहीं हो रहा, तो आपकी टीम, आपकी जो पीएसएल है वो किस तरफ को जा रही हो? और अब आप कह रहे हैं कि आईपीएल के साथ क्लैश हो रहा है, नामवर खिलाड़ी क्या इधर आएंगे? आप बताएं सोल्यूशन क्या है फिर? सोल्यूशन ये है कि यार क्लैश ना करें, कोई इस तरह की विंडो निकालें, और उसके लिए तभी आप विंडो निकाल पाएंगे जब आप जो अपना होमवर्क है ना वो पहले कर पाएंगे। तो होमवर्क जब होगा ही नहीं, एंड टाइम पे आकर आप ड्राफ्ट अनाउंस करेंगे, प्लेयर को 1 महीना पहले अगर आप कहोगे कि यार आप हमारी लीग खेलो, तो उसको तो ये गारंटी नहीं होगी, वो तो बाकी टीम्स के साथ अपनी वो कर लेगा ना, अपनी कमिटमेंट कर लेगा। तो ये सब कुछ, ये मेरे ख्याल से हम पीएसएल का जो एक मामला है ना, ये हम नेक्स्ट प्रोग्राम में जो वो रखते हैं, और आज प्रोग्राम हम वाइंड अप करते हैं। और आई होप कि हमारे ऑडियंस स्पोर्ट्स इन्फो डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे जो हमारा पहला पॉडकास्ट आया है वो उन्होंने एंजॉय किया होगा। अपनी फीडबैक से आप ज़रूर आगाह रखिएगा। अरफा फिरोज़ ज़की, आप ट्विटर पे जो है वो अपनी फ़ीडबैक दें। आप अबू बकर बिन तलत, उनके ट्विटर पे आप फीडबैक दें। और जो यूट्यूब का हमारे जो कंटेंट है उस पे आपके जो कमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे, तो वो हम वी रियली लुक फॉरवर्ड टू दैट। और अबू बकर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो और मच। आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम इंशाल्लाह आपसे जो है मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।